हेलो एवरीवन। तो माइंड मैप की इस क्लास में आपका स्वागत है और आज हम हिंदी में माइंड मैप करने आ रहे हैं, है ना। तो काफ़ी टाइम से कई बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि आप हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी माइंड मैप बना दीजिए, जिससे उनको भी रिवाइज करने में क्योंकि प्रॉब्लम होती है तो रिवीजन आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से आज हम हिंदी में माइंड मैप करने जा रहे हैं और ये कंप्लीट हिंदी में, मतलब आप देखो टर्म जो है, मतलब जो शब्द हैं वो भी सारे के सारे हिंदी वाले। ठीक है, तो ये कंप्लीटली हिंदी के लिए है। इंग्लिश वाले माइंड मैप ऑलरेडी बन चुके हैं, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, ये पीडीएफ जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसके थ्रू मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट या इस तरह की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, तो पीडीएफ आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। ठीक, तो आज हम हिंदी के माइंड मैप शुरू कर रहे हैं और सबसे पहला चैप्टर हम बायोलॉजी क्लास 11th का लेके चल रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम आपने सुन रखा है जीव जगत। इंग्लिश में हम कहते हैं द लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग वर्ल्ड यानी जीवित जगत के बारे में हम बात करें, जो जीवित चीजें हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जो बायोलॉजी होती है या जो जीव विज्ञान होता है वो जीवित चीजों के बारे में पढ़ाई कराता है। ठीक है, तो हम जीव विज्ञान में आज जीव जगत के बारे में पढ़ रहे हैं और इसमें सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे जीवन के लक्षण। मतलब जो चीजें जीवित हैं वो कुछ लक्षण शो करती हैं, कुछ कैरेक्टर, कुछ फीचर शो करती हैं। क्या लक्षण होते हैं? जैसे विकास एक लक्षण हो गया, प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन एक लक्षण हो गया। इसी तरह 5 लक्षण हम पढ़ेंगे। ठीक है, विकास से शुरू करते हैं। जैसे विकास एक लक्षण है जीवित चीजों का, है ना। अब जो विकास होता है ये क्या होता है? भार का बढ़ना या फिर संख्या का बढ़ना। तो ये डेफिनेशन है विकास की, है ना। विकास को इसी तरीके से परिभाषित किया जाता है, भार या संख्या संख्या का बढ़ना विकास कहलाता है। ठीक है, तो भार का बढ़ना या फिर संख्या का बढ़ना दोनों विकास कहलाता है। और क्योंकि ये दो चीजें विकास को डिफाइन करती हैं, इसलिए विकास की जुड़वा विशेषताएं कहलाती हैं। तो कोई अगर आपसे पूछे विकास की जुड़वा विशेषताएं क्या है, तो किसी चीज में अगर भार बढ़ रहा है तब भी हम कहेंगे विकास हो रहा है। किसी चीज की संख्या बढ़ रही है यानी नंबर बढ़ रहा है तो हम उसको भी कहेंगे कि ये विकास कर रहा है। ठीक है, तो ये है ग्रोथ की जुड़वा विशेषताएं। ठीक है, अच्छा पशु की बात करें, एनिमल्स में, तो हमारे यहाँ निश्चित आयु तक जो हमारा विकास होता है वो निश्चित आयु तक होता है। जैसे इंसानों की बात करें तो हम 21-22 साल तक की उम्र तक बढ़ते हैं। उसके बाद हमारी जो मतलब ग्रोथ होता है, जो विकास होता है वो रुक जाती है, बंद हो जाती है। सारे एनिमल्स में यही होता है, हमारी एक एज आती है, एक उम्र आती है, उसके बाद से हम ग्रोथ नहीं करते। लेकिन अगर पौधों की बात करें तो पौधे जो होते हैं वो जीवन भर ग्रो करते हैं। मतलब वो जब जिंदा हुए, मतलब जब वो पैदा हुए और जब वो मर गए, उसके बीच में वो लगातार ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है, लगातार। तो ये पहली चीज थी विकास। अच्छा, विकास में एक चीज देखो, क्योंकि भार का बढ़ना विकास होता है। एक कूड़े का ढेर, मान लो एक कूड़े का ढेर है, उस ढेर पे तुमने और कूड़ा डाल दिया। अब कूड़े का जो भार है वो ऑब्वियसली भर बढ़ गया, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वो कूड़े का भार जो है वो भी विकास कर रहा है? तो हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। तो विकास जो होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स में भी देखा जाता है, क्योंकि जो भार होता है नॉन लिविंग थिंग्स का वो भी बढ़ सकता है। आपके पास एक कटोरा है, वो नॉन लिविंग है, उस कटोरे में आपने 10 चीजें और डाल दी, ऑब्वियसली उस कटोरे का भार बढ़ गया, है ना। तो क्या हुआ? विकास हो गया। ठीक है, लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनमें विकास बाहर से ही होता है, अंदर से कुछ नहीं। वो कटोरा अपने आप नहीं बढ़ेगा, या कूड़े का ढेर जो है वो अंदर से नहीं बढ़ने लगेगा, बाहर से आप कूड़ा और डालेंगे तभी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये था विकास। अब आते हैं सेकंड नंबर इधर, या पहले इधर आ जाते हैं प्रजनन पे, थर्ड नंबर। तो पहले प्रजनन पढ़ लेते हैं। ठीक है, प्रजनन क्या होता है? रिप्रोडक्शन इंग्लिश में आप कहते हैं। रिप्रोडक्शन क्या होता है? आप ऑब्वियसली रिप्रोडक्शन आपको पता है, प्रजनन मतलब होता है अपने जैसे बच्चे को जन्म देना, इसी को प्रजनन कहते हैं। ठीक है, जिससे आपकी जो नस्ल होती है, जो जनरेशन होती है वो आगे बढ़ती है। ठीक है, तो ये होता है प्रजनन या फिर रिप्रोडक्शन। ठीक, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, एक कोशिकीय मतलब जिसमें एक ही सेल पाई जाती है, एक ही कोशिका पाई जाती है जिन जीवों में, वहां पे प्रजनन और वृद्धि एक दूसरे के पर्याय होते हैं, पर्यायवाची। पर्यायवाची समझते हो, दोनों सेम होते हैं। तो यहाँ पे लिखा क्या है, देखो समझो इसको। एक कोशिकीय जीव में प्रजनन और वृद्धि दोनों एक ही चीज है। रीजन क्या है कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, जो कि एक सेल से बने हुए हैं, जब ये डिवाइड करते हैं, मतलब जब ये प्रजनन करते हैं, तो ये ऐसे दो हो जाते हैं। और ये एक से दो बन गए तो मैंने बताया था नंबर का बढ़ना यानी संख्या का बढ़ना क्या होता है? विकास। तो इसको हम क्या कहेंगे? विकास हो गया, क्योंकि एक सेल थी, एक ही जीव था, वो एक एक कोशिकीय जीव। उसके अंदर क्या हुआ? रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन हुआ, प्रजनन से वो दो बन गए। अच्छा, ये प्रजनन भी तो प्रजनन तो हम कह ही सकते हैं इसको, क्योंकि इसने क्या किया? रिप्रोडक्शन किया, है ना। लेकिन इसको हम विकास भी कह सकते हैं, क्योंकि नंबर यानी संख्या का बढ़ना विकास होता है। तो इसी वजह से यहाँ पे लिखा है कि एक कोशिकीय जीव में प्रजनन और वृद्धि पर्याय हैं, आपस में एक दूसरे से सेम है। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, कई चीजें प्रजनन नहीं करती हैं। खच्चर हो गया, श्रमिक मधुमक्खियां हो गई। जो मधुमक्खियां हैं वो श्रमिक और क्वीन दो तरह की होती हैं, है ना। जो श्रमिक मधुमक्खियां हैं वो प्रजनन नहीं कर सकती।
आदि प्रजनन नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन ये जिंदा है, तो ये चीजें जिंदा है ना, खच्चर भी जिंदा है, जो मधुमक्खियां, श्रमिक वाली मधुमक्खियां, वो भी जिंदा है ना, लेकिन ये प्रजनन नहीं करते हैं, बात खत्म, ठीक है। तो ये हो गया ग्रोथ एंड प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन। अब इधर आते हैं, और सबसे पहले मैं एक सेकंड देख लेता हूँ सही से आपको दिख रहा है, थोड़ा सा कट रहा है ना साइड में, कोई बात नहीं, आप समझ जाओगे। हाँ, अब आपको दिख रहा होगा। तो चयापचय, ये क्या होता है, इसका मतलब होता है, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। इसका इंग्लिश भी लिख लेना, क्योंकि काम हो सकता है आपको आए, इसको लिख लेना मेटाबॉलिज्म, इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। हिंदी में चयापचय कहते हैं, ठीक है, चयापचय। तो अच्छा, ये मेटाबॉलिज्म क्या होता है, शरीर में होने वाली सभी रासायनिक प्रक्रियाओं का योग, जितनी भी रासायनिक प्रक्रिया हो रही है, यानी केमिकल रिएक्शंस तुम्हारी बॉडी में हो रही, उन सबको मिला के, उनका योग मतलब उन सबको मिला के हम कहते हैं कि हमारे पास चयापचय है, यानी मेटाबॉलिज्म है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज देख लेना, इन्होंने गलत लिख दिया यहाँ पे, इन्होंने मतलब एक्चुअली मेरी राइटिंग हिंदी की बहुत गलत है ना, तो मैंने लिखवाया दूसरे से, ठीक है। तो योग तक अलग लाइन है, और उसके बाद ये अलग लाइन है परिभाषित करने वाली विशेषता। तो पहले ये समझो चयापचय होता क्या है, शरीर में होने वाली सारी रासायनिक प्रक्रियाओं का योग, सारी केमिकल रिएक्शंस का योग जो होता है, जोड़ जो होता है, उसी को चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म कहते हैं। हमारी सारी शरीर में, हमारे बॉडी में एक समय पे हजारों रिएक्शंस चलती रहती हैं, वो सारी रिएक्शंस अभी बंद हो जाए तो आप जो है टोटल मर जाएंगे, ठीक है। तो ये रिएक्शंस होना जरूरी ही है किसी भी ऑर्गेनिज्म में। अगर कोई भी चीज जिंदा है, तो जीवित चीजों में मेटाबॉलिज्म जरूरी है, ये रिएक्शंस, ये प्रक्रियाओं का, रासायनिक प्रक्रियाओं का होना जरूरी है। अगर ये प्रक्रियाएं बंद हो जाए, रासायनिक प्रक्रियाएं, वो तुरंत ऑर्गेनिज्म मर जाएगा। और इसी वजह से हम कहते हैं कि ये एक परिभाषित करने वाली विशेषता है, मतलब ये परिभाषित करती है कि कौन जिंदा है कौन नहीं। जिसके अंदर चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म नहीं दिख रहा है, उसको हम तुरंत कह सकते हैं कि ये मर गया, वो जिंदा नहीं, तो इसे कहते हैं परिभाषित करने वाली विशेषता। लेकिन जिसके अंदर रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन नहीं दिख रहा है, उसको हम नहीं कह सकते कि वो जिंदा है या मर गया, क्योंकि रिप्रोडक्शन जो है वो परिभाषित करने वाली विशेषता नहीं है। ये समझ में आया क्यों है? क्योंकि रिप्रोडक्शन जो है वो कई चीजें नहीं करते हैं, जैसे मेरा मन भाई मैं रिप्रोडक्शन ना करूं, लेकिन मैं जिंदा हूं ना। तो रिप्रोडक्शन क्या है कि प्रजनन मतलब क्या है कि वो परिभाषित करने वाली विशेषता नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूं कि नहीं मेरा मन नहीं है, मेरे अंदर रिएक्शंस बंद हो जाए, मेरी अंदर होने वाली सारी रासायनिक प्रक्रियाएं बंद हो जाए, मैं तुरंत मर जाऊंगा, ठीक है। तो जीवित रहने के लिए रासायनिक प्रक्रियाएं जरूरी है शरीर के अंदर, इसे कहते हैं परिभाषित करने वाली विशेषता। चौथे पे आओ, कोशिकीय संगठन, मतलब कोशिकिया यानी कोशिका का बना हुआ, यानी सेल का बना हुआ। तो जो जीवित चीजें होती हैं वो हमेशा कोशिका की बनी हुई होती हैं, और ये भी एक परिभाषित करने वाली विशेषता है। मतलब अगर आपके अंदर कोशिका नहीं है तो आप जिंदा नहीं है, ठीक है। आखिरी है चेतना, जिसे इंग्लिश में कॉन्शियसनेस कहते हैं। चेतना क्या होती है, आसपास के बारे में जानना। हमें पता है कि आसपास है, जैसे हमारे शेर आ गया, या ठंडी हो रही है, गर्मी हो रही है, ये सब पता है, बारिश हो रही है पता है ना, इसे कहते हैं चेतना। तो आसपास के प्रति जागरूक होना, यही होती है चेतना, और ये भी एक परिभाषित करने वाली विशेषता है, ठीक है। तो अगर हमें कभी चेतना हमारी खत्म हो गई, तो मतलब हम डेड, है ना, मृत हो गए, ठीक है। तो ये बेसिक था जीवन के लक्षण, 5 लक्षण थे, पांचों आपने पढ़ दिए, ठीक है। अब आते हैं आगे, चीजें पढ़ते हैं। अब एक साइंटिस्ट के बारे में इस चैप्टर में बहुत अच्छे से दिया गया, अर्नस्ट मेयर। जो अर्नस्ट मेयर थे, अर्नेस्ट मेयर या अर्नस्ट मेयर जिसे कहते हैं, इनको 20वीं सदी का डार्विन कहा गया था, क्योंकि डार्विन बहुत ही ज्यादा पॉपुलर साइंटिस्ट, आपको पता है ना, बहुत ज्यादा फेमस वैज्ञानिक है। तो इसी वजह से अर्नस्ट मेयर को डार्विन से कंपेयर, तुलना की गई थी उनकी, और कहा गया कि जो मेयर हैं वो 20वीं सदी के डार्विन है, ठीक है। अच्छा, जो अर्नस्ट मेयर हैं वो इतने अच्छे जीव विज्ञान के ज्ञाता थे कि इन्हें जीव विज्ञान के 3 ताज दिए गए थे। अब ये 3 ताज क्या है, 3 पुरस्कार होते हैं जीव विज्ञान में, जिसको तीनों मिल जाता है उसको हम कहते हैं, इसको तीनों ताज मिल गए, बायोलॉजी के, जीव विज्ञान के तीनों ताज मिल गए। तो वो 3 पुरस्कार कौन से हैं, एक तो है बाल्जन पुरस्कार, एक है जीव विज्ञान का इंटरनेशनल प्राइज, और एक है क्रफोर्ड प्राइज। तो जिसको ये तीनों मिल गए उसको 3 ताज मिल गया, समझ में आया। अच्छा, फिर आते हैं नेमिंग पे, मतलब जो हमारे पास जानवर हैं या प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनकी नेमिंग कैसे करनी है। तो हमारे पास नाम करना है, नेमिंग मतलब नामकरण कैसे करना है, ठीक है, जिसको नॉमनक्लेचर कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं नामकरण, है ना, नामकरण, इंग्लिश में कहते हैं नॉमनक्लेचर। तो नामकरण के लिए
एक साइंटिस्ट थे लीनियस, उन्होंने ये तरीका सुझाया। इस तरीका का नाम क्या है? द्विनाम पद्धति। द्वीपनाम पद्धति। अच्छा, द्वि मतलब होता है दो, और नाम मतलब होता है द्विपद नाम पद्धति। यहाँ पे द्वि मतलब दो, पद मतलब शब्द, है ना। तो ये ऐसा नाम होगा जिसमें दो शब्द होंगे। द्वि मतलब दो, पद मतलब नाम, सॉरी पद मतलब शब्द, है ना। तो द्विपद नाम पद्धति, ठीक है। पद्धति मतलब होता है सिस्टम, ठीक है। तो हिंदी है, आप तो हिंदी से तो आपको अच्छे से ही आता होगा। तो द्विपद नाम मतलब यहाँ पे दो नाम होंगे। अच्छा, दो शब्द होंगे नाम में। कौन कौन से दो शब्द होंगे? एक होगा वंश नाम और एक होगा जाति संकेतक पद, या फिर जैसे आप जाति या प्रजाति दोनों कह सकते हैं। कभी कभी जाति कहते हैं, कभी प्रजाति कहते हैं, ठीक है। जिसको इंग्लिश में आप स्पीसीज कहते हैं, ठीक है। तो वंश नाम और जाति संकेतक पद यानी स्पीसीज, अगर इंग्लिश में बात करें तो वंश नाम जो होता है इसको जीनस कहते हैं। तो जीनस, और जो जाति संकेत पद है इसको स्पेसिफिक एपिथेट या फिर स्पीसीज कहते हैं, ठीक है। ये इंग्लिश की बात है, अगर इंग्लिश आपको जानना है तो। नहीं जानना है तो कोई जरूरत नहीं लिखने की, ठीक है। तो दो शब्द यानी वंश नाम और जाति संकेत पद, या फिर जैसे प्रजाति, या वंश नाम और प्रजाति से मिलकर नाम बनेगा। ये इन्होंने कहा, किसने कहा? कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस नाम के साइंटिस्ट ने दिया था द्विपद नाम पद्धति, ठीक है। तो ये है द्विपद नाम पद्धति, जहां पे दो शब्द होंगे नाम के अंदर, एक वंश नाम और एक दूसरा प्रजाति, ठीक है, या जाति। अच्छा, नियम है कुछ। नामकरण के मतलब नियम होते हैं। जैसे हमारी यहाँ जब जन्म होता है बच्चे का, तो नाम रखने के कुछ नियम होते हैं, है ना, बच्चे के। तो वैसे ही यहाँ पे कुछ नियम है। क्या नियम है? पहला नियम देखो, वंश नाम का पहला अक्षर बड़े अक्षरों में लिखें तथा प्रजाति का पहला अक्षर छोटे अक्षरों में लिखें। अब ये देखो, हिंदी में तो बड़ा अक्षर और छोटा अक्षर का कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये इंग्लिश के हिसाब से नाम बताया गया है। जैसे देखो, मैंने एक नाम लिखा है एकदम नीचे, देखो आपको हो सकता है दिख रहा हो, एक दिख रहा है अच्छे से, है ना, बहुत अच्छे से दिख रहा है। थोड़ा और ऊपर कर देते हैं। तो देखो, एकदम नीचे मैंने नाम लिखा है मैंजीफेरा इंडिका लिन। यहाँ पे देखो, मैंजीफेरा में एम हमने कैपिटल यानी बड़े अक्षर में लिखा है। इंडिका का जो स्मॉल आई है उसको हमने स्मॉल यानी छोटे अक्षर में। तो जो वंश नाम होगा यानी जो जीनस होगा, उसको हम उसका पहला अक्षर कैपिटल बड़े अक्षरों में लिखेंगे। प्रजाति का पहला अक्षर छोटे अक्षरों में, है ना। अच्छा, लेटिन भाषा से उत्पत्ति होगी जो ये नाम रखे जाएंगे द्विपद नाम पद्धति में, इनकी उत्पत्ति लेटिन भाषा से होगी, ठीक है। नॉर्मल इंग्लिश और हिंदी से नहीं लिख सकते। अच्छा, हस्तलिखित हो तो दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित करें। अगर हाथ से इस नाम को आपने लिखा है तो दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित यानी अंडरलाइन करना है। तो देखो, मैंने मैंजीफेरा को अलग अंडरलाइन किया है, इंडिका को अलग अंडरलाइन किया है। एक साथ अंडरलाइन ना करना, गलत हो जाएगा, अलग अलग अंडरलाइन करना है। छपाई अगर करनी है, मतलब इसको किसी बुक में छापना है, तो तिरछा लिखो, है ना। तो बुक में अगर यही मैंजीफेरा इंडिका लिखा रहेगा तो उसमें लाइन नहीं रहेगी, उसको तिरछा अक्षरों में, है ना, इटैलिक अक्षरों में लिखा जाएगा, इटैलिसाइज्ड अक्षरों में, ठीक है। तो तिरछे अक्षरों में लिखा जाएगा, ठीक। अच्छा, मैंजीफेरा इंडिका के आखिरी में मैंने देखो लिखा है लिन। लिन क्या है कि लीनियस ने ये नाम दिया था, इस वजह से लीनियस का नाम मैंने छोटे फॉर्म में, संक्षिप्त रूप में आखिरी में लिख दिया। पूरा लीनियस नहीं लिखा मैंने, छोटे फॉर्म में लिखा। तो जो लेखक होगा, जो उस नाम का लेखक हो जाए जिसने वो नाम दिया है, उसका नाम अंत में लिखा जाएगा और संक्षेप में लिखा जाएगा यानी छोटे में लिखा जाएगा। तो मैंजीफेरा इंडिका लिन, ये पूरा का पूरा नाम है। जनरली क्या है, लेखक का नाम आपसे क्वेश्चन में एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। रीजन क्या है, हमें पता ही नहीं होता है किस लेखक का कौन सा नाम है। लेकिन अगर आपको बता दिया गया कि ये नाम है, ये लेखक है, और इसको लिख के दिखाओ, तो आप ये सारी चीजों का ध्यान देना, अलग अलग अंडरलाइन करना, नाम जो है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना, ये सब चीजें, है ना। अच्छा, मैंजीफेरा इंडिका लिन, ये किस चीज का नाम है? तो ये मैंगो का नाम है, इसको याद रख लेना, है ना। मैंगो यानी आम का नाम है ये, ठीक है। तो ये नियम थे। अच्छा, अब ये नियम जो हैं, उसके अलावा कई सारे नियम और हैं जिनकी एक किताब बना के उस किताब के अंदर लिख दिया गया है। उस किताब का नाम सुनो। एक किताब है आईसीजेडएन। आईसीजेडएन जो किताब है, वो उसका नाम है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल, अब जू होता है, जू में आप देखो पेड़ पौधे के अलावा मेन क्या होता है, एनिमल्स होते हैं, पेड़ पौधे तो होते ही हैं, है ना। जो जू होता है वर्ड एनिमल्स के लिए यूज होता है। तो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, जानवरों के नाम रखने के लिए ये किताब है। तो आपको कोई जानवर मिल जाए तो इसमें से आप देखोगे कि क्या क्या रूल रख के हम उसका नाम कर सकते हैं, नाम रख सकते हैं। आईसीबीएन जो है, इसका नाम है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। बोटेनिकल मतलब बॉटनी जो होती है वो प्लांट्स की स्टडी, पेड़ों की भी स्टडी को बॉटनी कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे पौधों का नाम जो है इस किताब के हिसाब से लिखा गया, आईसीबीएन के हिसाब से, ठीक है। दोनों फुल फॉर्म अच्छे से याद रखना, ठीक।
तो ये फर्स्ट पेज कंप्लीट हुआ, और क्योंकि ये माइंड मैप बहुत ही चैप्टर बहुत ही छोटा है, 2 ही पेज का माइंड मैप है, हम आ गए दूसरे पेज पे। अच्छा, पृथ्वी पर ज्ञात और वर्णित प्रजातियों की संख्या। पृथ्वी पर जितनी प्रजातियां हमको पता है, ज्ञात हैं, और जितनी वर्णित है, मतलब जिनके बारे में हम अच्छे से जान चुके हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं उसको, कि हाँ उसके रेड पंख होते हैं, नीले कलर की चोंच होती है, इस तरीके से जिसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, वर्णित कर सकते हैं। इस तरह की कितनी जातियां हमें पता है? 1.7 टू 1.8 मिलियन, यानी लगभग 17 से 18 लाख। अगर लाख में लिखोगे, है ना, अगर लाख में लिखना तो 17 से 18 लाख लिखना, ठीक है। तो 17 से 18 लाख प्रजातियों के बारे में पता है, और हमारे पास इतनी सारी अलग अलग तरह की प्रजातियां हैं, इसे कहते हैं जैव विविधता। विविधता मतलब होता है, देखो विविध मतलब होता है अलग अलग प्रकार के, तो यहाँ पे हमारे पास 17 से 18 लाख अलग अलग प्रकार की जातियां हैं, इसी वजह से इसको कहते हैं जैव विविधता, यानी इंग्लिश में बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है इसको, ठीक है। सिस्टमा नेचुरे नाम की एक बुक थी जिसको लीनियस ने लिखा था, इसको भी याद रखना, नीट में पूछा सकता है क्योंकि दे रखा है एनसीईआरटी में, ठीक है। तो सिस्टमा नेचुरे लीनियस ने लिखा था। अब आते हैं वर्गीकी। वर्गीकी पहले इसको पढ़ देते हैं। वर्गीकी जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में टैक्सोनॉमी या फिर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन या टैक्सोनॉमी या वर्गीकी क्या होता है? हम क्या करते हैं, 10 15 20 जितने भी एनिमल्स हैं, जैसे हमें 17 से 18 लाख प्रजातियां पता है, इन प्रजातियों को हम अलग अलग कैटेगरी बना के उसमें अलग अलग तरीके से रख देते हैं। हर कैटेगरी की अपनी एक हम वो बनाते हैं, क्या कहते हैं उसे, कंडीशन बताते हैं, कि जैसे जिसके पास बड़े दांत होंगे वो इधर रहेगा, या जो अपना खाना खुद बना सकता है वो इधर रहेगा, जो दूसरे पे डिपेंड करता है वो इधर रहेगा, जिसकी सेल छोटी है वो इधर रहेगा, जिसकी बड़ी, कई सारी कंडीशंस लगा के हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। अच्छा, टैक्सोनॉमी के लिए जरूरी है, क्या चीज जरूरी है? 4 चीजें टैक्सोनॉमी के लिए जरूरी है। एक तो हमें जरूरी है विशेषीकरण। विशेषीकरण मतलब होता है, एक सेकंड बच्चा, तो वापस आते हैं। विशेषीकरण, हाँ देखो, टैक्सोनॉमी वर्गीकी के लिए विशेषीकरण जरूरी है। विशेषीकरण मतलब होता है किसी चीज में क्या पहचान है उसकी, वो हम जाने, ठीक है। कि हम, जैसे मैं बताऊं, एक खरगोश है, वो खरगोश क्यों विशेष है, अलग चीज, बाकी एक पेड़ है, एक पौधा है, एक शेर, चीता, उससे कैसे अलग है खरगोश, वो होता है विशेषीकरण, ठीक है। फिर आता है वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। तो टैक्सोनॉमी के अंदर आता है वर्गीकरण। वर्गीकरण टैक्सोनॉमी के अंदर आता है, जबकि दोनों एक जैसे ही हैं, लेकिन टैक्सोनॉमी में 2 3 चीजें करनी पड़ती हैं। हमें पहचानना भी होता है कि ये खरगोश है, हमें उस खरगोश का नाम भी देना पड़ता है, फिर हम उसको विशेषीकरण करते हैं कि ये बाकियों से कैसे अलग है, और फिर उस खरगोश को हम एक कैटेगरी में रखते हैं, ये हो गई टैक्सोनॉमी, ठीक है। तो 4 चीजें मिला के ये टैक्सोनॉमी बनती है, ठीक है। वर्गीकी का मतलब है क्लासिफिकेशन, यहाँ पे वर्गीकी मतलब होता है क्लासिफिकेशन, और टैक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन में थोड़ा सा अंतर आप देख ही रहे हैं, कि टैक्सोनॉमी करनी हो तो हमें नाम, पहचान, वैशेषीकरण सब करना पड़ता है। क्लासिफिकेशन में क्या है कि हमें सिर्फ क्लासिफिकेशन करना है। अच्छा, वर्गीकरण पद्धति जिसे हम सिस्टमैटिक्स कहते हैं। सिस्टमैटिक्स क्या होता है? जीवों की वर्गीकरण के साथ साथ उनके बीच के संबंधों को पढ़ना। जो जीव को हमने वर्गीकरण किया है उसके बीच, उनके बीच में आपस में क्या संबंध है उनको भी पढ़ना, ये आता है सिस्टमैटिक्स में, ठीक है, या वर्गीकरण पद्धति में। अच्छा, फिर इधर आ जाओ। हाँ, फिर अब इधर आते हैं। तो वर्गीकी हमने देखा, जिसको हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। वर्गीकी संवर्ग क्या होता है, जिसको हम टैक्सोनॉमी हायरार्की कहते हैं। देखो, हायरार्की या संवर्ग मतलब होता है कि आप छोटे से बड़े की ओर या बड़े से छोटे की ओर किसी ना किसी तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पे जाएं। तो वर्गीकी संवर्ग में हमने क्या किया है, ये सारे के सारे वर्ग हैं अलग अलग, जैसे ये जाति एक वर्ग है, ठीक है, वंश एक वर्ग है, कुल एक वर्ग है। तो हमने इन वर्गों को एक हिसाब से अरेंज कर दिया है, किस हिसाब से, छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा, जैसे भी आप कह लो। जैसे अगर हम सबसे नीचे से चले, तो जो सबसे छोटा वर्ग होता है उसे जाति कहते हैं। जो जातियां होती हैं उनमें आपस में देखने में आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये खरगोश की जाति है, ये भी खरगोश की जाति है, तुरंत पता चल जाएगा, ठीक है। आप बता भी लोगे कि दोनों खरगोश हैं, तो दोनों में 2 पैर पीछे होंगे, 2 पैर आगे होंगे, दोनों के शरीर के ऊपर बाल पाए जाए होंगे, बड़े कान होंगे, है ना। तो जाति जो होती है उनमें आपस में सिमिलरिटीज काफी रहती है, मतलब समानता काफी रहती है। जातियों के मेल से बनता है वंश। जो सिमिलर जातियां हैं, मतलब कई सारे एक तरह के खरगोश मिलके एक वंश बनाते हैं। वंश जो है उनके मेल से बनता है कुल, कुल के मेल से बनता है गण, गण के मेल से बनता है वर्ग, वर्ग के मेल से बनता है संघ या भाग, और संघ या भाग के मेल से बनता है जगत। तो जगत सबसे टॉप पे है, मतलब जगत में बहुत चीज आपको दिख जाएगी। जैसे एक जगत का नाम मैं आपको बताऊं, कि इंग्लिश में मुझे पता है ना, या हिंदी में अगर उसको ट्रांसलेट करें, जैसे कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं एनिमल किंगडम।
है ना, एनिमल किंगडम। तो हिंदी में, हिंदी किंगडम, हिंदी में उसको कहेंगे पशु जगत, है ना, पशु। देख रहे हो कितनी घटिया राइटिंग नहीं नहीं, इतनी भी घटिया नहीं है ना, उसको कहेंगे पशु जगत। और देखो पशु जगत में सारे के सारे पशु आ गए। तो जगत जो है बहुत बड़ा सा है, स्पीसीज उतनी बड़ी नहीं उसकी छोटी होती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं वर्गीकी संवर्ण, और ये याद करना पड़ेगा आपको, नीचे से ऊपर की ओर या ऊपर से नीचे की ओर, किसी भी साइड को आप याद रखिए, लेकिन आपको लाइन से याद होना चाहिए, एग्जाम में आता है, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे देखो दो चीजें लिखी हैं, संघ या भाग। तो संघ और भाग में अंतर क्या है, क्योंकि ये दोनों एक ही लेवल पे है ना, बाकी सब अलग अलग लेवल पे है। देखो जाति छोटा है, उससे बड़ा वंश, उससे बड़ा कुल, लेकिन संघ और भाग जो है वो दोनों एक ही लेवल पे है, एक ही जगह पे है। रीजन क्या है, इनके दोनों जो हैं ये एक ही लेवल पे होते हैं, एक ही जगह पे होते हैं। इनके सिर्फ इनके सिर्फ मतलब में अंतर होता है। संघ जो शब्द है वो जानवरों के लिए प्रयोग किया जाता है, तो जब जानवर रहेंगे तो हम उनको संघ में रखेंगे। भाग जो शब्द है वो पौधों के लिए यूज करते हैं, तो जब पौधे रहेंगे तो उनको हम भाग में यूज करेंगे, है ना, उस पौधों के लिए भाग शब्द को यूज करेंगे, ठीक है। टेक्सोनॉमी का हर एक वर्ग, हर एक, जो हमने बताया नहीं अभी कि हर एक वो क्या है, क्लासिक कैटेगरी बनाई है, हर एक कैटेगरी जिसे आप कहते हैं वर्ग, वर्ग मतलब कैटेगरी। तो टेक्सोनॉमी की जो हर एक कैटेगरी है, जैसे संघ हो गया, भाग हो गया, जगत हो गया, है ना, जो भी बाकी जाति है ना, ये वंश नाम है ना, वंश है मतलब। तो ये जो टैक्सोनॉमी का हर एक वर्ग होता है इसको टैक्सॉन कहा जाता है। तो ये जो जाति है ये एक टैक्सॉन है, वंश एक टैक्सॉन है, कुल एक टैक्सॉन है, गुण एक टैक्सॉन है, ये सारे के सारे क्या है, टैक्सॉन। अच्छा, टैक्सॉन और एक शब्द और देखोगे आप लिखा हुआ कभी कभी, टैक्सा। जो टैक्सा शब्द है ये सिंगुलर होता है, ये होता है सिंगुलर, मतलब एक अकेला। और टैक्सॉन शब्द जो होता है वो प्लूरल होते हैं, मतलब एक से ज्यादा, ठीक है। ओके, तो यहीं पे ये चैप्टर खत्म होता है। और कैसा लगा वीडियो आप जरूर बताना। आपको कोई इंप्रूवमेंट चाहिए हो वीडियो में, कुछ ऐसा लग रहा हो कि हाँ थोड़ा और अच्छा किया जा सकता है, आप वो बताना, ठीक है। कुछ आपको ना समझ में आया तो तुरंत कमेंट करना, मैं कमेंट में आंसर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, बाय।